नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा जो संघ है, इसके बारे में हम स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन किया था। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी थे उनके बारे में हमने 1 बाय 1 स्टडी की थी कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के अंदर किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उनके कुछ प्रतिरूप्स के बारे में यानी कि उनके कुछ एनिमल्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि जो कि किस प्रकार से हमें उनके अंदर स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनके अंदर कैरेक्टर्स किस प्रकार के होते हैं। तो आज हम करते हैं पोरीफेरा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा वर्ड जो है वो बना है पोर्स से। पोरीफेरा वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड पोर्स से बना है, जिसका मतलब होता है छिद्रों का पाया जाना। छिद्रों का पाया जाना कहने का मतलब है कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्ट्रिया। बात करते हैं हम पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा जो यानी पोरीफेरा जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? The word porifera is given by the word porifera is the word porifera is given by Robert E. Grant. Robert E. ग्रांट। रॉबर्ट ई ग्रांट के द्वारा जो पोरीफेरा शब्द है वो दिया गया। हम बात करते हैं पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं, पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पॉन्जेस। इट इज कॉल्ड स्पॉन्जेस। इन्हें स्पंज कहा जाता है। जैसे स्पंज हमने देखा है, स्पंज जो अधिकतर यूज होता है, उस स्पंज के अंदर विभिन्न प्रकार के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। उसी प्रकार पोरीफेरा संघ के प्राणियों में भी क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ऑस्ट्रिया। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल की धारा के साथ आए हुए फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, और इनके अंदर एक अपर साइड पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है ओस्कुलम। तो ओस्कुलम वह स्ट्रक्चर है जहां से एक्सक्रिएट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हम अब बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे बात की फाइलम पोरीफेरा की। पोरीफेरा यानी पोर्स का पाया जाना। पोरीफेरा वर्ड जो है पोरी प्लस फेरा यानी पोर्स प्लस फेरो, दो वर्डों से मिलकर बना है पोरी प्लस फेरा, जिसका मतलब है छिद्रों का पाया जाना। और इन्हें हम क्या कहते हैं? मान्यता स्पॉन्ज कहते हैं। पोरीफेरा वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ई ग्रांट के द्वारा दिया गया। और इनके अंदर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जहां से एक्सक्रीट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। अब बात करते हैं हम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स की।
जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला लक्षण पोरीफेरा का जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या होता है कि पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं इस संघ के प्राणी जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय समिति पाई जाती है। इस संघ के प्राणियों में अरीय समिति का पाया जाना इस संघ के प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टर देखो फाइलम पोरीफेरा का, फाइलम पोरीफेरा का दूसरा कैरेक्टर है कि ये प्राणी जो होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पोरीफेरा संघ के सभी प्राणी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। यानी कि इस संघ के प्राणी जलीय होते हैं। इस संघ के प्राणी जलीय होते हैं जिसमें अधिकतर समुद्रवासी एवं अलवण जलीय होते हैं। अलवण जलीय होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा इस संघ के प्राणी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। तो आप लोगों को पता है जो जलीय प्राणी होते हैं या जल में निवास करने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें प्रमुख नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। तो इस संघ के प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया पाई जाती है। अमोनिया पाई जाती है, यानी कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका त्याग करते हैं, अमोनिया का त्याग करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर पोरीफेरा संघ के प्राणियों में जो जनन की बात आती है तो जनन इनमें दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। यानी कि इस संघ के प्राणियों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो यहाँ पे बडिंग की प्रोसेस के द्वारा या बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा या मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा इनमें जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। हम बात करें तो देखो नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये प्राणी किस प्रकार के होते हैं, ये प्राणी जलीय प्राणी है। यानी कि ये अपना जो भोजन है वो जल की धारा के साथ जो बहते हुए कण होते हैं उस रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब ये अपना भोजन बहती हुई जल की धारा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बहती हुई जल की
यह अपना भोजन बहती हुई जल की धारा से प्राप्त करते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों, इस संघ के प्राणियों में भोजन का माध्यम, भोजन को ग्रहण करने का माध्यम, इस संघ के प्राणियों में भोजन को ग्रहण करने का माध्यम ऑस्ट्रिया होते हैं। ऑस्ट्रिया होते हैं। अब ऑस्ट्रिया क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, मान लो यहां पे एक रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैंने कहा इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जा रहे हैं। ये है ऑस्ट्रिया। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं ऑस्ट्रिया। और ये है ऑस्कुलम वाला पार्ट। ये एक साइकोन का डायग्राम है जिसको हम स्काइपा भी कहते हैं। साइकोन या स्काइपा, ये एक प्रकार के क्या है? स्पंज है। अगर हम बात करें, देखो इस संघ के प्राणियों में भोजन को ग्रहण करने का माध्यम क्या होता है? ऑस्ट्रिया होते हैं। एवं ऑस्ट्रिया एक प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ऑस्ट्रिया एक प्रकार के क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनके साथ भोजन, जिनमें से होकर भोजन के कण इनकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। और अगर हम बात करें तो इस संघ के प्राणी, यानी ये प्राणी या पोरीफेरा संघ के जो प्राणी हैं, स्थानबद्ध, यानी कि एक स्थान पर चिपके हुए निवई यानी कॉलोनीज में पाए जाने वाले और एकल प्रकार के होते हैं। एकल प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, ये जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? इस संघ के प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनकी आकृति की, इस संघ के प्राणियों की आकृति, इस संघ के प्राणियों की जो आकृति होती है वो, इस संघ के प्राणियों की आकृति फूलदान के समान, यानी फ्लावर पॉट, फूलदान के समान या बेलनाकार होती है। फूलदान के समान या कैसी होती है? बेलनाकार होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणियों में
कंटिकाओं यानी स्पाइक्यूल्स एवं स्पंजिन तंतुओं का इस संघ के प्राणियों में कंटिकाओं एवं स्पंजिन तंतुओं का कंकाल पाया जाता है। यानी इनमें जो स्केलेटन सिस्टम है, इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो या तो स्पाइक्यूल से मिलकर बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। स्पॉन्जिन तंतुओं को बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स और कंटिकाओं को बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस संघ के प्राणियों की। तो इस संघ के प्राणियों के अंदर अगर हम बात करें, इस संघ के प्राणियों के अंदर जो जैविक कण होते हैं, इस संघ के प्राणी जो होते हैं इस संघ के प्राणी सूक्ष्म जैव कणों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और सबसे खास बात, इस संघ के प्राणियों में कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इस संघ के प्राणियों में कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे गैसों के, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो इस संघ के प्राणियों में गैसों का विनिमय, इस संघ के प्राणियों में गैसों का विनिमय, इस संघ के प्राणियों में गैसों का विनिमय सरल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सरल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान जो है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। ये तो हमने बात की इनमें श्वसन से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो ये प्राणी जो होते हैं उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। यानी इस संघ के प्राणी उभयलिंगी होते हैं। इस संघ के प्राणी कैसे होंगे? उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर, यानी कि हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सक्रिएशन यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम के रूप में किसका त्याग कर रहे हैं? अमोनिया का। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में होती है, जो कि जल की धारा के साथ इसके शरीर में प्रवेश करते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके अंदर यहाँ पे पुनरुद्भवन की क्षमता की, तो इस संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है, रीजेनरेशन की। इस संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।
इस संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो यहां पे जो कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं उसके अंतर्गत देखो कि इस संघ के प्राणी किस प्रकार के हो सकते हैं। इस संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जा सकती है, उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। और अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं ओस्कुलम। यह एक्सक्रिएट मटेरियल को बाहर निकालने का माध्यम है। यह एक्सक्रिएट मटेरियल को बाहर निकालने का क्या है, माध्यम है। और अगर हम बात करें इनमें पोषण की प्रक्रिया, न्यूट्रिशन जो है यानी कि पोषण की जो प्रक्रिया है वो इंट्रासेल्युलर प्रकार की होती है। इंट्रासेल्युलर अंतःकोशिकीय प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है, पाचन पाया जाता है। कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी पोषण जो है इंट्रासेल्युलर प्रकार का पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं हम यहां पे, अगर इनके अंदर कैनाल सिस्टम की, तो देखो यहां पे हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है उसमें से जल की धारा प्रवेश करती है, जबकि ऑस्कुलम जो है उससे जल की धारा के साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम जो होता है इनमें 3 प्रकार का होता है। एस्कोन, इनमें जो कैनाल सिस्टम है यानी कि ऑस्ट्रिया के द्वारा जल की धारा प्रवेश करती है, जल की धारा के साथ फूड मटेरियल जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में ऑस्ट्रिया से प्रवेश करेंगे, यानी सूक्ष्म छिद्रों से प्रवेश करेंगे। और उन फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के पश्चात, यानी जिसमें जैसा कि हमने न्यूट्रिशन की बात की, तो इंट्रासेल्युलर प्रकार का, अंतःकोशिकीय प्रकार का हमें पाचन पाया जाता है या पोषण पाया जाता है। तो जल की धारा के साथ अपशिष्ट पदार्थों को इनमें से क्या है, बाहर निकाला जाता है। तो इनमें छिद्रों और नाल, कैनाल्स, छिद्रों और नालों के इस तंत्र को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र। तो मैंने आपको कहा इसमें कैनाल सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है, एस्कोन, ल्यूकोन और साइकोन। 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्कोन प्रकार का कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन प्रकार का और साइकोन प्रकार का कैनाल सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो हम बात करते हैं यहां पे पोरीफेरा की। सबसे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा जो संघ है उसको डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। फर्स्ट
सेकंड और ये है थर्ड, जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है, यानी कि इसे 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेकिटनेलिडा, कैलकेरिया, हेक्सेकिटनेलिडा और तीसरा है डेमोस्पंजी। कैलकेरिया, हेक्सेकिटनेलिडा और डेमोस्पंजी। कैलकेरिया और हेक्सेकिटनेलिडा को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 भागों में। सबसे पहला जो है अगर बात करें कैलकेरिया की, तो कैलकेरिया को होमोसिला और हेटेरोसिला में डिवाइड किया जाता है। होमोसिला और हेटेरोसिला के अंदर देखो, हमने फाइलम पोरिफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, कैलकेरिया, हेक्सेकिटनेलिडा और डेमोस्पंजी। अब इनको हम दो गणों के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने गणों में? 2 गणों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कैलकेरिया को डिवाइड किया होमोसिला और हेटेरोसिला में। होमोसिला का एग्जांपल है क्लेथराइना, और अगर हम बात करें हेटेरोसिला की, तो यहां पे इसका एग्जांपल है स्काइफा। कैलकेरिया फर्दर डिवाइड हो गया 2 गणों में, होमोसिला और हेटेरोसिला के अंदर। अगर हम बात करें हेक्सेकिटनेलिडा की, तो हेक्सेकिटनेलिडा जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 भागों में। एक तो होता है हेक्सास्टीरोफोरा, हेक्सास्टीरोफोरा, और दूसरा होता है एम्फीडिस्कोफोरा, एम्फीडिस्कोफोरा। दोनों के एग्जांपल देखो, हेक्सास्टीरोफोरा का एग्जांपल है यहां पे यूप्लक्टेला, यूप्लक्टेला। और इसका एग्जांपल है हाइलोनिमा, हाइलोनिमा। यानी कि हेक्सास्टीरोफोरा में आता है यूप्लक्टेला और एम्फीडिस्कोफोरा में आता है हाइलोनिमा। अगर हम बात करें डेमोस्पंजी की, तो डेमोस्पंजी जो है, जो डेमोस्पंजी वर्ग है, इसको आगे डिवाइड किया जाता है 3 उपवर्गों के अंदर। डेमोस्पंजी को डिवाइड किया जाता है यहां पे 3 उपवर्गों के अंदर। डेमोस्पंजी जो है इसको 3 उपवर्गों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला देखो, सबसे पहला आएगा टेट्राकिटनेलिडा, टेट्राकिटनेलिडा, टेट्राकिटनेलिडा। दूसरा आएगा मोनोकसोलिडा, और थर्ड वन जो है वो आपका आता है यहां पे केराटोसा। हम बात करते हैं टेट्राकिटनेलिडा की, तो टेट्राकिटनेलिडा के अंदर
3 गण आते हैं, 3 ऑर्डर आते हैं। टेट्राकिटिनिडा में 3 गण आते हैं और इन 3 गणों को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं? मिक्सोस्पोजिडा, मिक्सोस्पोजिडा, कार्नोसा और लास्ट वन जो आपका आता है वो है कोरिस्टिडा। और अगर केराटोसा की बात की जाए तो केराटोसा का एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है यूस्पोंजिया। तो यहां पे देखो आपने मिक्सोस्पोजिडा, कार्नोसा और कोरिस्टिडा को डिवाइड किया। मोनोकोसोनिडा को यहां पे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका हेड्रोमेराइना। हेड्रोमेराइना, हेलिकोंड्रिना, हेड्रोमेराइना, हेलिकोंड्रिना और तीसरा जो नाम है पोयासिलोस्क्लेराइना। पोयासिलोस्क्लेराइना। लास्ट वन जो आपका है वो है हैप्लोस्क्लेराइना। हैप्लोस्क्लेराइना। तो देखो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया फाइलम पोरीफेरा का, कैलकेरिया, हेक्सेकिटेनिलिडा और डेमोस्पेंजी। पोरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें से 2 क्लासेस आपके सामने है, कैलकेरिया और हेक्सेकिटेनिलिडा। दोनों को 2-2 गणों में डिवाइड किया, होमोसिला, हेटेरोसिला, हेक्सास्टिलोफोरा, एम्फिडिस्कोफोरा। डेमोस्पंजी को हमने फर्दर आगे डिवाइड किया कितने भागों में? डेमोस्पंजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टेट्राकिनिलिडा, मोनोकोसोनिडा और केराटोसा। केराटोसा में एक ही आता है यूस्पोंजिया, मोनोकोसोनिडा में हेड्रोमेराइना, हेलिकोंड्रिना, पोयासिलोस्क्लेराइना और हैप्लोस्क्लेराइना। जबकि टेट्राकिटिनिलिडा में 3 गण आते हैं, मिक्सोस्पोजिडा, कार्नोसा और कोरिस्टिडा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको इसके अंदर कमी महसूस होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।